जय हिंद। कैसा हो अगर आपका क्लास 10th में एमसीक्यूज में 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव अगर बन जाए तो कैसा रहेगा। तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम चैप्टर करेंगे शुरुआत पॉलिटी की, जहां पे हमने सत्ता की साझेदारी को समाप्त कर दिया है। और आज हमारे पास जो अध्याय है वह है चैप्टर दूसरा, जिसे हम कहते हैं संघवाद, है ना। संघवाद किस प्रकार से भारत में संघीय शासन व्यवस्था चलती है, उस मामले में हम इस चैप्टर को जानेंगे। चलिए इसके हम प्रश्नों को शुरुआत करते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कनाडा हो जाएगा, है ना। क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में कनाडा के मॉडल के केंद्र में अधिक शक्ति तथा अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास रखने की व्यवस्था लागू की गई, अर्थात जो ज्यादा शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी और जो कम, और उसके बाद जो शक्ति होगी राज्य सरकारों के बीच में, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली जो होगी वो केंद्र सरकार होगी, है ना। संघवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है दोहरी सरकार, है ना। एकात्मक सरकार को हम एक सरकार जहां होती है उसे एकात्मक सरकार कहते हैं, जहां दो सरकारें मिलकर कहती है उसे दोहरी, जहां दोहरी सरकार हो वहां क्या कहलाएगी? संघवाद कहलाएगी, है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, है ना, अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। आप हमें बताएंगे कि कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। कुल अनुच्छेद कितने हैं? संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो है आपका शक्तियों का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो राज्य सूची में क्या क्या आएगा आपका? तो आपको बता दें कि जो रक्षा है वो आ जाता है केंद्र में, है ना। बैंकिंग भी केंद्र में, पुलिस जो आ जाएगा राज्य में, और विदेश नीति आ जाएगा केंद्र सूची में, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो पुलिस, सी वाला ऑप्शन है, पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषयों में आता है। समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है? समवर्ती सूची का अर्थ होता है एक ऐसी सूची या एक ऐसा कानून जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है और उसको चलाती है, उसी को कहा जाता है समवर्ती सूची, है ना। यहाँ पे उत्तर होगा कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का आधार क्या है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार जो है, जिस पर हमको गर्व होता है, उसे कहते हैं संविधान, है ना। संविधान से बाहर भारत में कुछ नहीं है ना, जितना है सब संविधान में, और संविधान हमारा सर्वोपरि है। उस संविधान का हम अपने अंतरात्मा से सम्मान करते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान का स्वरूप कैसा होता है? तो संविधान का रूप जो होता है लिखित होता है और कठोर होता है, मौखिक और सरल नहीं होता, अर्थात बोलकर कानून नहीं बनाया जा सकता है, लिखित कानून हमारे यहाँ रहता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था का ढांचा एकात्मक जैसा कब प्रतीत होता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना, तब हमें लगता है कि हमारी जो सत्ता है, हमारा जो संघीय व्यवस्था वो केवल एक आदमी चला रहा है, वैसा प्रतीत होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। भारतीय संघ के राज्यों का गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो भारतीय संघ के राज्यों का गठन मुख्यतः आपका भाषा के आधार पर किया गया है। आप बताएंगे कि कितनी भाषा है ना, कितनी कितनी भाषा संविधान में वर्णित है ना। अगला सवाल है, कौन सा विषय संघ सूची का है, अर्थात जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है? तो बता दें कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार बनाती है ना। कृषि भी राज्य सरकार बनाती है, व्यापार जो है वो राज्य सरकार बनाती है, और रेलवे जो है ना, रेलवे जो है वो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं, इसलिए केंद्र सूची के तहत विषय जो है वो संघ सूची के तहत रखा जाता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? तो बता दें कि अनुसूची की संख्या 12 है, और 7वीं अनुसूची में, है ना,
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति का विभाजन का चर्चा किया गया है। संघीय व्यवस्था में राज्यों को संविधान द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को संविधान द्वारा संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, अर्थात कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार ना देकर कानून संविधान जो हमारा है वही राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार देती है। संघीय व्यवस्था को केंद्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है फेडरल सिस्टम, है ना। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा फेडरल सिस्टम कहा जाता है। संघीय व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहते हैं। किसी भी एकल संघीय व्यवस्था में किसका होना अनिवार्य है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना संघीय व्यवस्था में बहुत जरूरी है ना। अर्थात दोनों में स्वतंत्रता हो और निष्पक्षता हो तभी संघीय शासन व्यवस्था आसानी से चलती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को पूर्व में विशेष दर्जा प्राप्त करता है? तो 370 है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में धारा 370 खत्म हो गया है ना। आर्टिकल 370 जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन ये सवाल डालने के पीछे का कारण क्या है कि आपकी जो पुस्तक है ना, आपकी जो पुस्तक है वो पुरानी पुस्तक है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ, उसको सुधारा नहीं गया है। तो मे भी हो सकता है कि सवाल पूछ दे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर सवाल में वर्तमान दे दे तो यह मान्य नहीं होता, और वर्तमान नहीं लिखा हो तो आपका जो उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 370 हो जाता है। आधुनिक विश्व में होल्डिंग टुगेदर संघीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो होल्डिंग टुगेदर का उदाहरण हमारा अपना प्यारा भारत है ना, अपना प्यारा भारत है। द्वैध शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है ना? तो द्वैध शासन प्रणाली से अर्थ होता है दो स्तरों पर सरकारों का होना, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार का होना द्वैध शासन प्रणाली कहलाती है। कौन सी विशेषता एकात्मक शासन की है और संघीय शासन की नहीं है? अर्थात केवल एक सरकार की है, संघीय सरकार या दूसरे सरकार के पास नहीं है। तो यह सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन, अर्थात क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य को दोनों को बांटना। लिखित संविधान दोनों के लिए होगा, है ना, ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। तो केंद्र के पास संपूर्ण शक्ति होना, ये आपका क्या हो जाता है? संघीय शासन व्यवस्था का तो नहीं है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था का शक्ति होता है। अर्थात अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो हमको क्लियर कर देना। मेरा नियम बनता है कि अगर एक सरकार के पास कानून हो तो इसे हम कहेंगे एकात्मक शासन प्रणाली, और दोनों के पास हो तो हो जाएगी संघात्मक शासन प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार, है ना, मूल क्षेत्राधिकार है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अगर राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में विवाद हो जाता है तो इसके बीच में न्यायालय आकर, सर्वोच्च न्यायालय आकर इसका निराकरण करेगी। उच्च न्यायालय नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे भी झारखंड के लिए MMDR बिल आया है ना, MMDR बिल आया हुआ है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। झारखंड में इसका विरोध चल रहा है। तो अब इस वीडियो को हमने बना दिया, आप देख सकेंगे कि अगर आपको समझना हो तो इसको देख सकेंगे कि MMDR बिल क्या है। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके बीच में सर्वोच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप करेगी या सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगी। भारत में नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो उसे है संसद को, है ना, संसद को। अब संसद को मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संसद कहा जाता है ना। केंद्र शासित प्रदेश का शासन सीधे किसके नियंत्रण में होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? राज्य सरकार के पास तो नहीं होगा। नगर निगम और जिला प्रशासन के पास तो एकदम ही नहीं होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। शिक्षा की सूची का विषय है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो दोनों सरकारें बनाती है, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। अर्थात मान लिया जाए कि बंगाल में आप जाइएगा तो बंगाल सरकार के द्वारा केंद्र का मतलब जो विषय वस्तु है उसको भी रखा जाएगा, और जो राज्य का क्षेत्रीय विषय है उसे भी रखा जाएगा, अर्थात बंगाली को भी रखा जाएगा। अगला सवाल है हमारा,
संघीय ढांचे से जुड़े संविधान संशोधन के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो इसके लिए जो संघीय ढांचे से जुड़े संविधान संशोधन के लिए आपको संसद और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से इसको पारित कराना पड़ेगा। अगर संघीय ढांचे अर्थात हम बोल सकते हैं कि राज्य के लिए कानून बदलना हो, राज्य और केंद्र सरकार अगर चाहे कि राज्यों के लिए कानून बदला जाए, तो राज्यों के लिए कानून बदलने का केवल अधिकार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको कम से कम आधे राज्यों का भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। बड़ा अनुच्छेद 368 के तहत अब ये देखिए, जो नीचे हमने व्याख्यान दिया हुआ है ना, इसको आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल एमसीक्यू देखते चलिएगा। ये जो हमने डाला है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है कि अभी हमने कहीं पे भी अनुच्छेद का चर्चा नहीं, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद की चर्चा होती है, इसलिए इसका व्याख्या हम नीचे डालने जाते हैं। भारत को अखंडनीय संघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अन्यथा हर राज्य क्या चाहेगी कि अपना कानून बनावे, अपने तरीके से शासन व्यवस्था चलावे और अलग होने की प्रयास करे, तो वह अनुमति यहाँ पे नहीं है। राज्यों को केंद्र के अधीन रहना पड़ेगा। अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? मतलब अधिक शक्तियां किसे दी गई है? केंद्र सरकार को, है ना। अगर कोई कानून है जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ताना बाना हो जाए, तो यहाँ पे संविधान में सीधा लिखा गया है कि अंत में सर्वाधिक शक्ति का जो अधिकार होगा वो राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पास में ही रहेगा। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटेन और फ्रांस में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था चलती है, अर्थात एक ही प्रकार की शासन एक ही प्रकार का सरकार होता है, राज्य सरकार के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार, है ना, की व्यवस्था कब लागू की गई, जिसे हम कहते हैं पंचायत चुनाव। तो त्रिस्तरीय चुनाव की जो व्यवस्था है भारत में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया है, स्थापित किया गया है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। राज्य के विषयों पर कानून बनाने का सामान्य अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो राज्य विधान मंडल को। अर्थात आप अपने राज्य के लिए कानून बनाना चाहते हैं, तो वह आप अपने विधानसभा से या विधान मंडल से राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य का कानून बनाएंगे, आप अपने राज्य के लिए अपने राज्य से ही कानून बना सकते हैं। ये रही हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में।